देखिए मॉडर्न फिजिक्स सिलेबस का सबसे स्कोरिंग पोर्शन है। ज्यादातर चीजें मॉडर्न फिजिक्स में वो होंगी जो आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में सुन रखी है, बस हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। इसमें दो चैप्टर्स हैं, एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकंड है एटम, नेक्स्ट है न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी, ये तीन चैप्टर्स इसके। ऑलमोस्ट 12-12 नंबर का वेटेज होता है। इस साल ये न्यूक्लियाई हटा दिया इन्होंने, अब न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी में कुछ भी नहीं छोड़ा, सब काट दिया है, सिर्फ ये दो चैप्टर्स रह गए। हम करेंगे डिस्कस, सारा ही करेंगे, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी भी जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनसीईआरटी में तो बहुत ही कम दिया हुआ है, बट काफी क्वेश्चंस हैं जो जनरल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा भी जनरल फोटोन थ्योरी से आते हैं। तो पहले हम जरा डिटेल में फोटोन थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो ये फोटोन थ्योरी स्टार्ट होती है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जिन लोगों को वेक्टर्स से डर लगता है, स्पेशली जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनके लिए मॉडर्न फिजिक्स सबसे काम की चीज है। कोई वेक्टर्स यूज नहीं होगा, बहुत रेयर कभी हुआ तो कैलकुलस यूज होगा, सिंपल अलजेब्रा होता है, बड़ी बड़ी इक्वेशंस नहीं बनती, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत मिल जाते हैं आपको यहाँ से। सो दिस इज स्कोरिंग पोर्शन, और छोटा पोर्शन है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। मतलब ये समझो कि ये सब मिलाकर भी आपका चैप्टर 1 जो था एनसीईआरटी का, उससे कम डेटा होगा। देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है। बेसिकली प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या करना है, अब तक हमने पढ़ा था कि रेडिएशन, लाइट इज अ वेव, पूरा वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया आपने, हाइंस प्रिंसिपल पढ़ा, फिर आपने फोरियर थ्योरम देखा कि लाइट की इक्वेशन क्या होती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डॉपलर्स इफेक्ट, सारी चीजें देखी आप। अब ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहता है कि लाइट को आप क्वांटाइज कर सकते हैं, मींस लाइट में पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। तो जब आप लाइट को क्वांटाइज करोगे, आप कहते हो ना, अभी तक हमने पढ़ा लाइट वेव है, एक कॉन्टिन्यूअस वेव आ रही, बट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है वेव के अलावा भी एक और डिस्क्रिप्शन पॉसिबल है, लाइट में कुछ पैकेट्स हैं एनर्जी के। तो जब हम इस मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं, तो अब तक हमने हमेशा लाइट को वेव कंसीडर किया था, अब ये वेव वाले डिस्क्रिप्शन पे मत जाओ, अब लाइट को कंसीडर करो एज अ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कि अगर आपके सामने एक बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब से एनर्जी के पैकेट्स आ रहे हैं, एक एक कर पैकेट्स आ रहे हैं, हर पैकेट को क्वांटा कहते हैं, जिसे बाद में जाकर फोटोन कहना शुरू कर दिया। हर पैकेट एक फोटोन है, एक डेफिनेट एनर्जी है, और ये फोटोन ट्रैवल करते चले जाते हैं। हर फोटोन की एक डेफिनेट एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन, और इससे आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, E इज इक्वल टू एच, वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट, H की वैल्यू SI यूनिट में याद होती है आप लोगों को, 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34। न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सो हर पैकेट में जो एनर्जी होगी वो एनर्जी इतनी, हर फोटोन में एनर्जी इतनी। तो अब से अगर बल्ब से लाइट आ रही है तो एक कॉन्टिन्यूअस वेव नहीं आ रही, एक एक कर पैकेट्स आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेट आया, एनर्जी इज एच न्यू,
सेकेंड पैकेट आया एनर्जी इज एच न्यू, थर्ड पैकेट आया एनर्जी इज एच न्यू, ये हर पैकेट की एनर्जी। आप फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं c बाय लैम्डा। तो ये जो एनर्जी है जिसे हम एच न्यू लिख रहे थे, इसे आप एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। बट अक्सर जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे ना तो बड़ी परेशानी आएगी। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है, उसे कन्वर्ट करो, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखो। c इज स्पीड ऑफ लाइट, c इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखिए, बड़ा लेंदी हो जाता है। आप एक चीज याद रख सकते हैं कि आप ये है ना एक्सप्रेशन, इसमें कुछ डायरेक्ट कैलकुलेशन के रूल देखिए, इसे आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर आप HC को 12400 लिख दो, आप मजे से अपनी वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में रखिए, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। बहुत काम आएगा ये चीज, क्योंकि आप जो यूनिट यहां यूज करेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं जानते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल। जब आप मॉडर्न फिजिक्स करेंगे तो आपकी एनर्जी जूल में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्यादा मेजर होगी। आप इसे यूज कर सकते हैं, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखिए, c की वैल्यू रखिए, लैम्डा को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, फिर आप देखोगे आंसर हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, फिर उसे कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, टाइम जाता है। ऐसे बचा लो, इस नंबर को याद रखो, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम। सो दैट्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी कि लाइट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम नहीं है, एक एक कर एनर्जी के पैकेट्स आ रहे हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक एक कर पार्टिकल्स आ रहे हैं, उन पार्टिकल्स को आप फोटोन कहते हैं, और फोटोन की एनर्जी ऐसे निकाल सकते हैं hc बाय लैम्डा। इसके बाद भाई इसमें कोई डाउट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में? कोई डाउट नहीं होगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट, मास ऑफ फोटोन। अब मास ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा ना आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आनी चाहिए। तो आइंस्टाइन का एक पोस्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पर्टिकुलर पोस्टुलेट हम यूज करेंगे, वो पोस्टुलेट कहता है कि बॉडी का मास कांस्टेंट नहीं है, मास स्पीड के साथ वेरी करता है। जब आप रेस्ट में हैं तो आपका मास कुछ और है, जब आप मूव करना शुरू करेंगे तो आपका मास कुछ और हो जाएगा। आप जितनी तेज मूव करेंगे आपका मास उतनी तेजी से बढ़ता चला जाएगा। जब आप रेस्ट में होते हैं तब आपका जो मास होता है उसे कहते हैं रेस्ट मास। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है अगर एम नॉट बॉडी का रेस्ट मास है, मींस जब वो बॉडी रेस्ट में है तो उसका जो मास है दैट इज रेस्ट मास, और एम बॉडी का मास है व्हेन बॉडी एम इज मास ऑफ बॉडी एट स्पीड v। जब बॉडी v स्पीड से जा रही है तो उसका मास m है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग आप m और m नॉट को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, m जो होगा दैट्स m नॉट बाय रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, c स्पीड ऑफ लाइट। और मैथमेटिकली आप m नॉट को डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज से विच इज लेस देन 1, तो ये मैथमेटिकली बता रहा है कि m इज एक्चुअली ग्रेटर देन m नॉट, कि बॉडी का मास रेस्ट मास से ज्यादा होगा, जब मूव करेगी तो मास रेस्ट मास से बढ़ जाएगा। दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको हम यूज करेंगे। अब मास ऑफ फोटोन पर आते हैं। मास ऑफ फोटोन निकालने, अच्छा एक थ्योरी और मैं यूज करूंगा, आइंस्टाइन, इसको भी मैं लिख लेता हूं, मतलब ये जनरल फिजिक्स से बहुत लाइक आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्वल्स आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वल्स।
हाँ धावल, ये जो मास इंक्रीज हो रहा है ना, ये पोस्टुलेट्स हैं इसकी थ्योरी के, मैथमेटिकली मैं शो कर सकता हूं, लेकिन इसको फिजिकली जो आप एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होता। मतलब इसके जो एक्सप्लेनेशंस पॉसिबल हैं दे आर ओनली मैथमेटिकली मैं आपको डिराइव करके दिखा सकता हूँ एसटीआर यूज करके, लेकिन वो फिजिकल आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कि कुछ और मास में कन्वर्ट हो रहा हो। ऐसा नहीं हो रहा कि आपकी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, ऐसी चीज नहीं है। ये बेसिकली फ्रेम पर डिपेंड करता है, जब बॉडी मूव करती है फ्रेम चेंज होता है, एंड मास इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। असल में होता ये कि अब तक हमने ये पढ़ा था मास चेंज नहीं करता, हमने पढ़ा है वेलोसिटी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में चेंज हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है, एक्सीलरेशन चेंज हो जाता है, लेकिन मास चेंज नहीं होता। तो वो मास का चेंज ना होना ज्यादा वियर्ड है, मतलब वहां पूछना चाहिए क्यों चेंज नहीं होता। ये सारी क्वांटिटीज वो हैं जो स्पीड के साथ मोशन के साथ चेंज होंगी, ये ज्यादा नेचुरल एक्सप्लेनेशन। बट ये क्यों चेंज होता है, कौन सी क्वांटिटी मास में कन्वर्ट हो जाती है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके लिए एसटीआर करनी पड़ती है। जैसे एक और, इसको पॉस्टुलेट्स हैं, इसीलिए एक और पॉस्टुलेट है एसटीआर का कि स्पीड ऑफ लाइट इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। आप ग्राउंड से देखो लाइट ट्रैवल कर रही है विद स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, आप फोटोन पर बैठ जाओ जाके, तब भी आप देखोगे वो फोटोन ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सो ये पॉस्टुलेट्स है। रीजन ये है कि टाइम की भी डेफिनेशन बदल जाती है, टाइम भी स्लो हो जाता है। तो धावल इस लेवल पे ना तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन उसका आंसर देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है विदाउट प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ। हाँ वजाहत अभी देखते हैं कि लाइट कैरीज मास और नॉट। अरबाब, तो फिर मास कांस्टेंट क्यों कहते हैं? अरबाब इसलिए कांस्टेंट कहते हैं कि हमने अब तक जो स्पीड ली, मैक्सिमम कितनी स्पीड ली, स्पीड ऑफ साउंड 330 340, उस स्पीड तक ना देख रहे हो, यहाँ अगर मैं 330 रख दूं और उसे 3 लाख से डिवाइड करूं कुछ नहीं आएगा। हमारी डे टू डे लाइफ में मास में जो वेरिएशन है दैट इज नेग्लिजिबल, इसीलिए हम काउंट नहीं करते। बस ये परेशानी, कर सकते हैं लेकिन कोई सिग्निफिकेंट आंसर नहीं निकले। लेकिन हाँ, जैसे ही हम मॉडर्न फिजिक्स में जाते हैं, हम जिस मास स्केल की बात कर रहे हैं, हम जिस स्पीड्स की बात कर रहे हैं, दे आर कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। लाइक एक एटम में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करता है, 10% 5% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है, तो वहां ये सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बाब, तो हम डे टू लाइफ में सिर्फ इसलिए यूज नहीं करते कि चेंज नेग्लिजिबल है, आप काउंट करो ना करो एक ही बात है। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस एनर्जी और मास को एक फुटेज पे ले आता है। आज तक हमने पढ़ा था मास कंजर्व एनर्जी कंजर्व, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहता है ना मास कंजर्व ना एनर्जी कंजर्व, दिस इज एनर्जी प्लस मास इज कंजर्व। इसका मतलब यह है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन टोटल सेम रहेगा। अगर एनर्जी कम हुई तो मास बड़ा होगा, मास कम हुआ तो एनर्जी बढ़ी होगी, टोटल एनर्जी प्लस मास सेम रहेगा। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा मॉडर्न फिजिक्स में नहीं होता, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। मास और एनर्जी आइंस्टाइन ने कहा था एक ही चीज है, तो जब एक ही चीज है तो इनको रिलेट भी करना आना चाहिए। ये रिलेशन एनर्जी और मास का, E इज mc स्क्वायर। अब इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं कुछ लोगों को लगता है अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था, हाफ चला गया, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन नहीं है। कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि अच्छा मास जब लाइट की स्पीड से मूव करेगा तब एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ऐसा भी नहीं है, बस सी फैक्टर आ रहा है यहाँ। अगर एक ये पेन रेस्ट में है, किसी तरह से मैं इसके सारे के सारे मास को खत्म कर दूं, तो जो एनर्जी जनरेट होगी दैट एनर्जी इज दिस। उसके लिए मुझे इस पेन को मूव कराने की जरूरत नहीं है। अगर ये पेन रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम का बना हुआ है, तो सारा का सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए कोई जरूरत नहीं कि ये पेन को मैं लाइट की स्पीड से मूव करा। सो E इज mc स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं होता कि बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से जा रही है, इट्स अ कांस्टेंट। अब यहां से एक चीज और आपको, एक तो मैंने आपको ये लिख दिया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल। वजह आपके क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं बस धीरे धीरे। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 10 रेज टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी जरूरत पड़ेगी, विच इज 10 रेज पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मास
एटॉमिक मास यूनिट होता है 1 AMU। इस 1 AMU को जब आप कन्वर्ट करते हो केजी में तो 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 केजी। इस मास के कोरोस्पॉन्डिंग अगर मैं एनर्जी कैलकुलेट करूं दैट इज mc स्क्वायर, so that's 1.66 into 10 raised to the power -27 into c, which is 3 into 10 raised to the power 8 square। इतने जूल एनर्जी हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। आप इसे 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 से डिवाइड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। मैं आपसे कहता हूं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कीजिए, तो मेगा मींस 10 रेज पावर 6, इससे डिवाइड कर दिया। जब आप ये सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी आपको फैक्टर याद होना चाहिए कि मास ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU is equal to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So 1 AMU is 931.5 mega electron volt. This is one atomic mass unit. को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा। हाँ भाई, क्वेश्चंस आयशा का मास और एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड है लेकिन इक्वेशन में डायरेक्टली रिलेटेड क्यों है? मास और एनर्जी इनवर्सली कहां पढ़ा आयशा? एनर्जी और मास इनवर्सली रिलेटेड है, ये कहां किया हमने? कोई रिलेशन लिखिए, कहां लिखा हुआ है कि इनवर्सली रिलेटेड होता है? जी आयशा बताइए, कौन सी इक्वेशन का रेफरेंस ले रही है? अब ये किसने कहा कि जितना मास कम होगा उतनी एनर्जी बढ़ेगी? क्योंकि अगर आप काइनेटिक एनर्जी भी ले रही हैं ये भी हाफ mv स्क्वायर होता है, जितना हैवी मास उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। रहबर अभी आ रहा हूं मैं, प्रीवियस स्लाइड पर आ रहा हूं। ये रहा ना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ सेफ नीचे है ना। मेगा को 10 रेज पावर 6 लिखते हैं, यहाँ देखिए। सो आयशा ऐसा कुछ नहीं है कि मास और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास एंड एनर्जी, आइंस्टाइन, अगर आप ये कह रहे हो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा एनर्जी। अगर आप खुद सोचिए ना, मैं आपको एक एटॉमिक बॉम्ब दूं जिसमें 1 ग्राम यूरेनियम हो और मैं आपसे कहूं एक बॉम्ब है जिसमें 100 ग्राम यूरेनियम है, किसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी? ऑब्वियसली इसमें ज्यादा यूरेनियम। तो जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी। वो आपको जो याद आ रहा है ना, आपको ऐसे याद आ रहा है कि मोमेंटम होता है mv। अगर p कांस्टेंट है तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसमें कंडीशन है p शुड बी कांस्टेंट। मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर आप ऐसे सोचते हैं अच्छा वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, वो एनालिसिस गलत है। यहां से आप ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं। प्रांजल, अगर हम डायरेक्टली एमयू में दिया हुआ है तो हम कहते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी प्रांजल, बिल्कुल डायरेक्टली आ जाएगा, इसीलिए मैंने ये कराया, इसीलिए लिखवाया है कि इसे याद रखिए कि 1 atomic mass unit is 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा चलिए अब लिखना शुरू कीजिए, इसे लिख लीजिए। जब ये स्लाइड हो जाए मुझे बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। भाई जो लोग कुछ थोड़ा सा टॉपिक करने के बाद फिर हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर अगले टॉपिक का इंतजार करते हैं, इसे पूरा करिएगा। देखिए 12 से 15 मार्क्स का वेटेज होगा इस साल, एंड इट्स स्कोरिंग लाइक पूरा 100% इसमें स्कोर किया जा सकता है, बोर्ड्स में भी, एंट्रेंसेस में। मैं तो ये कहता हूं उस इंसान से बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता जो मॉडर्न फिजिक्स से भी क्वेश्चन छोड़ा है। मॉडर्न फिजिक्स, हाइंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, ये सब डाला इसलिए गया है कि भैया कुछ कर कर आगे पास हो जाए। इतना आप लिख लें तो मुझे बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। चलिए सबने लिख लिया, इसे लिखिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। अच्छा नहीं लिखा था, लिख लीजिए।
हो गया जोहेब, सैफ? चलिए इसे लिखिए, इतना हो जाए मुझे बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड करें। ये नंबर्स याद होने चाहिए मॉडर्न फिजिक्स में ना, ये थोड़ा सा है, नंबर का खेल है, कुछ नंबर्स याद होने चाहिए। लाइक वन एटॉमिक मास यूनिट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहां जो लिखवाया था 12400 बाय लैम्डा इज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वरना कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट हो। चलिए वेरी गुड, लिख लिया सबने? भाई लिखा आप लोगों ने? ओके, लिख रहे हैं, लिखिए लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। सैफ हो जाए तो मुझे बताइएगा। अच्छा, इसके बाद वो आपसे कहता है फोटोन का मास कैलकुलेट करके बता दो, ये बता दो कि रेड कलर और ब्लू कलर के फोटोन में से कौन हैवी होगा। फोटोन का मोमेंटम कैलकुलेट करवा लेता है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करें मास ऑफ फोटोन। तो मास ऑफ फोटोन के लिए हम दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट करते हैं। देखिए फोटोन की एनर्जी हम ऐसे भी लिखते थे एच न्यू, और आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस से एनर्जी को ऐसे भी लिखते हैं एमसी स्क्वायर। सो यहां से आप मास निकाल सकते हो फोटोन का, इट्स एच न्यू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, वेयर दिस न्यू इज फ्रीक्वेंसी। दिस न्यू इज फ्रीक्वेंसी। एक चीज का और ख्याल रखिएगा, ये जो m है ना, ये फोटोन का मास तब है जब वो मूव कर रहे हैं। जो फोटोन्स मूव कर रहे हैं तो उनका मास m है, रेस्ट मास नहीं है। दिस इज मास ऑफ फोटोन when they are moving with speed v। तो जब ये v स्पीड से जाएंगे फोटोन्स, नो सॉरी, विद स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट से जाएंगे, जब ये स्पीड ऑफ लाइट से जाएंगे तो इनका मास होगा एच न्यू बाय सी स्क्वायर। अच्छा, अब अगर फोटोन का मास आ गया आपके पास, एक चीज और याद रखिएगा, ये रेस्ट मास नहीं है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, मींस फोटोन्स अगर रेस्ट में है तो मास 0 होगा, जब ये मूव करते हैं तो इनका मास एच न्यू बाय सी स्क्वायर होता है। अब यहां पर वो क्वेश्चन दे देता है, कहता है अच्छा कंपेयर करो जरा रेड और ब्लू कलर के फोटोन का मास। कंपेयर मास ऑफ रेड एंड ब्लू फोटोन। भाई रेड कलर की लाइट का और ब्लू कलर की लाइट के फोटोन्स का मास कंपेयर करो। तो आप ऐसे लिख सकते हो, भाई मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आप जानते हैं रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है एज कंपेयर टू ब्लू कलर, तो रेड कलर के फोटोन का मास कम होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ द फोटोन ऑफ ब्लू कलर। तो ऐसे आप अलग अलग कलर्स के फोटोन्स के मासेस कंपेयर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता है तो आप मासेस कंपेयर कर सकते हैं। फिर वो कहता है अच्छा मास पता है तुम्हें, तो मोमेंटम बता दो। मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो देखो मोमेंटम ऑफ फोटोन भी निकालना आसान काम है। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू सी। अच्छा अब यहां परेशानी आएंगी, यहां पी ना 3 P यूज होंगे शायद, आज ही मैं टाइम तो है मेरे पास, मैं आज ही 3 P यूज कर लूंगा, मोमेंटम भी पी, पावर भी पी, प्रेशर भी पी। तो उन 3 P के चक्कर में इस मोमेंटम को स्मॉल p से ले रहा हूं, P इज इक्वल टू mc। याद रखिएगा ये मोमेंटम, m आपको पता है एच न्यू बाय सी स्क्वायर होता है, तो मोमेंटम आ गया एच न्यू बाय सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी। सी विल कैंसिल दिस सी, मोमेंटम आया एच न्यू
डिवाइडेड बाय सी, ये मोमेंटम आ गया फोटॉन्स का। दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, h न्यू बाय सी, ये फोटोन का मोमेंटम। फोटोन के मोमेंटम के बाद वो आपसे कुछ चीजें और पूछ सकता है, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन पूछ लेगा। अब देखो यहां कहानी बदल जाएगी। लाइट की इंटेंसिटी, अब तक वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ लाइट मींस एनर्जी, ये लिखते थे ना, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। हमेशा इंटेंसिटी को एनर्जी से रिप्लेस करते थे। जैसे ही आप लाइट को पार्टिकल पिक्चर में लेकर आओगे, आप कहोगे लाइट वेव नहीं है वेव, आप कहोगे मैं वेव पिक्चर नहीं ले रहा, मैं ये ले रहा हूं कि लाइट में पार्टिकल्स है, जिन पार्टिकल्स को हम फोटोन कह रहे हैं। तो अब जो इंटेंसिटी होगी दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटोन्स। अब इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स। ये याद रखिएगा, इंटेंसिटी की डेफिनेशन ही बदल गई वेव से, और जैसे आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, जब आप कह रहे थे लाइट वेव है तो इंटेंसिटी का मतलब था एनर्जी। जब आप कह रहे हो नहीं वेव नहीं है लाइट में, पार्टिकल्स हैं जिनको फोटोन्स कह रहे हो आप, तो अब इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटोन्स। अभी देखेंगे एग्जैक्टली क्या है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है, बट इट्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स, इतना याद रखिए। तो ये बिल्कुल होगा, वहीं से तो रेस्ट मास 0 आता है। मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाह रहा था इस प्रूफ को। अगर आप ऐसे लोगे, m होता है m0 बाय रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, तो m0 आ जाएगा m इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो देखिए तो लाइट के लिए तो vc के इक्वल होगा, ये है ना रेस्ट मास, vc के इक्वल हो गया तो c स्क्वायर बाय c स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, इसीलिए इसे 0 लिखा था। जी तो आया समझ में? इसीलिए रेस्ट मास मैंने 0 लिखा हुआ। रेस्ट मास में v इक्वल टू 0 लेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, रेस्ट मास तो कांस्टेंट टर्म है। यहां जो v था ना, देखो सुनो, ये तो फिक्स होता है। ये जो v है ये v सेम के लिए कि जब इस स्पीड से जा रहा है, v वो स्पीड है जिससे फोटोन्स आपके ट्रैवल कर। रेस्ट मास तो फिक्स होता है। अगर आप उस फिक्स वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स, जितने ज्यादा फोटोन्स होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। इसके बाद कुछ चीजें और याद रखिए, फोटोन्स आर न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं होता फोटोन्स के ऊपर, तो जब ये न्यूट्रल है तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकती है ना मैग्नेटिक फील्ड, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोटोन्स न्यूट्रल है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे ना ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट। फोटोन्स के बाद नेक्स्ट है इंटेंसिटी हो गई, ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा ना मैग्नेटिक फील्ड से, इतनी प्रॉपर्टीज काफी। इसे लिख लीजिए, इसे लिखिए, फिर कुछ और फीचर्स देखते हैं फोटोन्स के। प्रांजल सारे एक्सप्रेशंस करेंगे, अभी तो बस इतना याद रखिए, अभी लिखेंगे सारे एक्सप्रेशंस लिखेंगे। चलो ये लिख लिया सबने। अब एक चीज और याद रखिए, जब फोटोन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेंगे, व्हेन फोटोन ट्रैवल फ्रॉम, लीजिए तो लिखिए,
one medium to another, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फोटॉन्स जाएंगे तो उनकी स्पीड wavelength will change, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो पाती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। अब इसके बाद देखिए, अब क्वेश्चंस आएंगे, जैसे वो आपसे कहेगा पावर दी है सोर्स की, नंबर ऑफ फोटोन बता दो। कुछ चीजें ना जनरल आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए यहां क्वेश्चंस करने के लिए, कि पावर का मतलब क्या होता है इन जनरल, मैकेनिक्स में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, कहीं भी पावर का मतलब क्या है। पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी बाय टाइम इज पावर। यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, जिसे आप वॉट कहते हैं। वो आपसे इंटेंसिटी पूछता है। इन जनरल फिजिक्स में इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय टाइम। देखो यहां आज एटलीस्ट जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना, वो इन बेसिक चीजों से हो जाएंगे, अगर आपको ये बेसिक डेफिनेशंस भी आती है। हर जगह यूनिटरी मेथड यहां यूज हो सकता है। एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम, आपको पता है एनर्जी बाय टाइम इज पावर, तो आप लिखोगे इट्स पावर डिवाइडेड बाय टाइम। यूनिट हो जाएगी इसकी वॉट, सॉरी नॉट टाइम, पावर बाय एरिया। एनर्जी बाय टाइम है ना पावर, इट्स पावर बाय एरिया। तो इसे आप लिख सकते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इंटेंसिटी। तो ये बेसिक याद होना चाहिए कि वो आपसे पूछता है कुछ सन वन की एनर्जी और कुछ आवर्स दे देगा, तो आपको ये पता हो कि एनर्जी, इंटेंसिटी, पावर, इन सब में रिलेशंस क्या होते हैं। इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। चलिए, वेरी गुड। चलो, वेरी गुड। अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं। सबसे पहला आता है सिंपल नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर। तो पहले मैं देख रहा हूं, अगर पावर ऑफ बीम दी हुई है, ये कैपिटल टी पावर ऑफ बीम शो कर रहा है, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ फोटो। तो आप यहां से एनर्जी निकाल दो, एनर्जी ऑफ वन फोटो, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। भाई एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी E विच इज hc बाय लैम्डा। तो पावर का मतलब क्या, एनर्जी इन यूनिट टाइम। एक सेकंड में जो एनर्जी है उसे आप पावर कहते हैं। पावर मींस एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो आपको पता है ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि मैं आपसे कहूं एक फोटोन है, मुझे इसका आंसर सब देना ना। एक फोटोन की एनर्जी है मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैंने आपको पावर दे दी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। तो बताओ कितने फोटोन्स हैं।
एक फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन्स पावर है एक सेकेंड में। कितने फोटोन्स हैं? वेरी गुड, 5 सबका आ रहा है ना, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया। बस ऐसे ही या नंबर ऑफ फोटोन्स निकालेंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स अगर आप निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे दैट इज एनर्जी, नॉट एनर्जी। क्या किया था आपने? पावर लिया, डिवाइड कर दिया एनर्जी से। अब यहीं से आप इसको अगर एनर्जी का ये एक्सप्रेशन लिख दो तो ये फॉर्मूला सा बन जाता है, लेकिन एक्चुअली कर क्या रहे हो? पावर को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूं क्योंकि बहुत फॉर्मूले हो जाएंगे, याद रखना मुश्किल होता है। छोटी छोटी चीजें ऐसे याद रख लो। दिस इज पावर ऑफ बीम डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। बस ये नंबर ऑफ फोटोन्स आ गए। पावर ऑफ बीम को P लिख दिया था, एक फोटोन की एनर्जी को hc बाय लैम्डा लिख देते हैं, यहां पहुंच जाएगा। अब अगर तुम्हें एक सेकंड में पता चल गया कितने फोटोन्स है, वो कहता है 50 सेकंड के लिए बताओ, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे आप नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल सकते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर इसी पर क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन आएगा सीक्यू पर बेसिक सा, भाई ये है बहुत काम का, इसे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कनेक्ट कर देगा। ये जो मैं शायद आज जितना मैं डिस्कस कर पाऊंगा, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी कनेक्ट किया जा सकता है, इसे मैकेनिक्स से भी कनेक्ट किया जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कनेक्ट कर देते हैं इसे। भाई इतना लिख लें तो बताइए, न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलो सबने लिख लिया? सैफ, नीतीश, योगेश, इब्राहिम हुआ, जोएब। चलो क्वेश्चंस देखिए। देखो जैसे बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स emitted in 10 hour by a 60 watt सोडियम लैम्प। आपको लैम्डा दिया हुआ है 5893 एंगस्ट्रॉम। तो पहले आप निकालो नंबर ऑफ फोटोन्स इन 1 सेकेंड। देखो यहां ना वो 12400 वाला काम नहीं आएगा क्योंकि एनर्जी आपको एसआई में गिवन है ना, वॉट में दिया। कैसे निकालोगे? अभी लिखवाया था, P लैम्डा बाय HC। P is 60, lambda is 5893, H is Planck constant 6.626 into 10 raised to the power minus 34। मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं यही छोड़ दूंगा इसे। एक सेकंड में आया इन 10 आर। 10 आर का मतलब क्या हो गया? 10 इंटू 3600 सेकेंड है ना, एक 1 आवर में 3600 होते हैं। तो ये आ जाएगा 60 इंटू 5893 बाय 6.626 इंटू 10 raised to the power -34
into 3 into 10 raised power 8 into 10 into 3600 इतने फोटॉन्स होंगे। भाई देखिए, आप लोगों के साथ मजबूरी है कि जब आपके एग्जाम में आएगा आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, मार्क्स तभी मिलेंगे। आप चाहें तो मैं अपने 5 मिनट लगा के इसे सॉल्व कर दूं, लेकिन तो फायदा नहीं ना, आप कर लीजिए, इसे लिख लीजिए। फिर कुछ चीजें और देखते हैं कि इंटेंसिटी दी है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इतना लिख लीजिए। अरे हाँ, इसे भी तो कन्वर्ट करना होगा, सही तो कह रहा है। -10 नहीं, शायद मीटर में कन्वर्ट करना है, सब ऐसा है। और भाई जैसे ही ये खत्म होगा मॉडर्न फिजिक्स, मतलब 2 हफ्ते लगने चाहिए हार्डली इसके अंदर, उसके फौरन बाद फिर हम बैच को डिवाइड कर कर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। जो सिर्फ बोर्ड्स करना चाहते हैं उनके लिए बोर्ड्स वाला, जो नीट वाले हैं उनके लिए नीट का, जेई वालों के लिए जेई का। तो 2 या 3 पार्ट्स में बैच को डिवाइड कर कर रिवीजन शुरू कर देंगे। हाँ, वो इसी में काउंट करता हूँ राशिद। सेमीकंडक्टर में तो यार कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म होता चला गया। ठीक है, जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, वेरी गुड उस्मा, आपने कैलकुलेट किया, जो भी आ रहा है दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखिए, इंटेंसिटी। तो देखिए, इंटेंसिटी का मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी बाय एरिया, एनर्जी बाय टाइम को आप पावर कह सकते हो। दिस इज पावर डिवाइडेड बाय एरिया। ये इंटेंसिटी का P इज पावर। सो इट्स पावर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द बीम। जितने एरिया पर भी आपकी बीम पड़ रही है वो एरिया ले लेंगे। अब इसके बाद इसको आप कई और टर्म्स में भी ले सकते हैं। जैसे वो कई बार कहता है कि एक पॉइंट सोर्स है, इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट सोर्स क्या देगा, सो एक पॉइंट सोर्स है, इसकी पावर P है, इस पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी चाहिए। रेडियस ऑफ द पॉइंट सोर्स, R डिस्टेंस पर चाहिए, इंटेंसिटी क्या होगी। तो आप इंटेंसिटी को ऐसे लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी इज पावर डिवाइडेड बाय एरिया, इट्स 4πr²। इट्स पावर बाय एरिया, एरिया इज 4πr²। एक पॉइंट सोर्स है तो उससे स्फेरिकल फॉर्म में लाइट जाएगी, ऐसे इंटेंसिटी लिख सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूं पावर कांस्टेंट है बीम की, तो इंटेंसिटी गोज एज 1/r²। इसे याद रखिएगा। इसके बाद एक टर्म और यूज करते हैं जिसे कहते हैं फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फोटोन फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फोटोन्स डिवाइडेड बाय एरिया। नंबर ऑफ फोटोन्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स हमने यहां कैलकुलेट किया था P लैम्डा बाय HC, तो ये आ जाएगा P लैम्डा बाय HC एरिया। P बाय एरिया को इंटेंसिटी लिख सकते हैं। देखो अब से ना जो फॉर्मूला है वो मर्ज होती चले जाएंगे, काफी रिलेशंस मर्ज होते चले जाएंगे।
तो ऐसे आप लिख सकते हैं फोटोन फ्लक्स, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया। चलिए इतना लिखिए, फिर इतने पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इतना हो जाए बताइए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। जोहेब, नीतीश लिख लिया? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इन सारी चीजों को क्वेश्चंस में आप कैसे सॉल्व यूज करेंगे। सन डिलीवर about 1.4 kilowatt per meter square of electromagnetic flux to the Earth's surface. Calculate first part. Total power incident on a roof of dimension 8 meter into 20 meter. Solar energy incident on roof in 1 hour. अच्छा बस इतना ही दिया हुआ। सो देखो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। गिवन क्या क्या आपको, ये किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पावर नहीं है, दिस इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी दी है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, सो इट्स 1.4 into 10 raised to the power 3 watt per meter square, ये इंटेंसिटी है। फर्स्ट पार्ट में पावर पूछ रहा है, भाई आप जानते हो पावर होता है इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एरिया। सो यहाँ इंटेंसिटी सिंपली आ गई पावर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, पावर और एरिया को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इंटेंसिटी। सो पावर इज 1.4 into 10 raised power 3 multiplied by area 8 into 20. Intensity is power divided by area. So power is, intensity multiplied by area. So this is intensity multiplied by area. इतने watt की power. सेकंड में कह रहा है सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन रूफ इन 1 hour. भाई पावर क्या होता है? पावर इज एनर्जी ओवर टाइम। आप लिख सकते हो कि एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। तो आप लिख सकते हैं एनर्जी
is power. This is power. वन सिक्सटी है ना, इनटू टाइम. टाइम कितना दिया हुआ है? 1 आवर. 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स. तो इतने जूल की एनर्जी आ जाएगी. मुझे बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? भाई मैं मॉडर्न फिजिक्स में ना ये काम करूंगा, बीच बीच में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन छोड़ता रहूंगा, टाइम बचेगा. प्रांजल, फ्लक्स का मतलब यही होता है ना, फ्लक्स को इंटेंसिटी कहां माना है? अच्छा आप यूनिट देखिए ना, फ्लक्स था क्या? फ्लक्स था नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया. अगर इस फ्लक्स का नंबर रिलेशन नंबर ऑफ फोटॉन्स से होता तो यूनिट तो नंबर ऑफ फोटॉन्स में आती, या यूनिट तो आपको वॉट पर मीटर स्क्वायर या किलोवाट पर मीटर स्क्वायर दी हुई है. यूनिट देखकर मैंने इसे इंटेंसिटी माना, क्योंकि फ्लक्स भी कनेक्टेड तो उसी से ना. फ्लक्स देखो, इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया. तो बस फर्क ये है कि इंटेंसिटी में आप एनर्जी लेते हैं, फ्लक्स में आप नंबर ऑफ फोटॉन्स लेते हैं. बट यहां उसने यूनिट लिखी हुई थी, इसीलिए समझ में आया कि ओके ये फ्लक्स नहीं है, इंटेंसिटी दे दी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. लिखा आप सब लोगों ने इतना? चलिए नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. A bulb lamp emits light of mean wavelength (4500 angstrom). Lamp is rated at 150 watt and 8% of energy appear as emitted light. How many photons are emitted by lamp per second? इसे जरा करके दिखाएंगे सॉल्व. इसे एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा. ऑब्वियसली ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप नंबर कैलकुलेट करके लिख दें, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप कैलकुलेट करके देखें. एक मिनट और वेट करूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा. एक बार आप देख लीजिए, एक बार आप ट्राई कीजिए, जरा पीछे पलट के देखिए, रिकॉल होंगे, फॉर्मूला याद आएंगे आपको, समझ में आएगा कब कहाँ क्या यूज करते हैं.
चलिए अब तक नहीं वजह, कैलकुलेशन में गड़बड़ है। देखो जरा, पहले तो इस 8% का ना यूज समझिए। आपको जो पावर दी है वो पावर है 150 वॉट। अब 150 वॉट सारा एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो रहा, सिर्फ 8% एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले तो आपको ये निकालना होगा कि एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट कितना हो रहा है। तो उसको कह देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, मान लो उसको कह देता हूं मैं यूजफुल पावर, है ना, जो पावर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यूजफुल पावर मीन्स पावर कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, दैट्स यूजफुल पावर। है कितनी है यूजफुल पावर? 8% मीन्स 8/100 इंटू जो पावर थी 150। इसे यहां कैंसिल कर देते हैं, 5 2 और 5 3 4, 12 वॉट आ जाएगा। तो यूजफुल पावर आ गई आपकी 12 वोल्ट। तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटोन्स चाहिए। नंबर ऑफ फोटोन होता है एनर्जी, अभी तो निकाला था Hc लैम्डा, ये किया था ना हमने, कहां गया, P लैम्डा बाय Hc, तो E नहीं P लैम्डा। सो पावर यूजफुल पावर है ना, ये जो P है दैट्स यूजफुल पावर। It's 12 multiplied by lambda, which is 4500 into 10 raised to the power minus 10 by H, which is 6.626 into 10 raised to the power minus 34 into C, which is 3 into 10 raised to the power 8. So ये इतना आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स इतने। इसमें डाउट्स बताइए अगर कुछ है, और लिख चुके हैं तब भी बताइए। हाँ ये इतना ही आएगा, 27.17 इंटू 10 रेज पावर 80। अलीजा का मैच कर रहा है, राशिद का मैच कर रहा था। भाई इसमें डाउट्स किसी को? देखो चीजें ना मर्ज होती चली जाएंगी, ये आज पहली क्लास है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को और आगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह को मर्ज करेंगे। एटलीस्ट बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स में तो नहीं मर्ज होगा, लेकिन आप जैसे एंट्रेंसेस में जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स मर्ज होने शुरू हो जाएंगे। चलिए, अरे हाँ यार, हर बार मैंने देख लिया, मैं रब नहीं कर रहा, कर लेने दे। चलो इसको लिख लिया हमने, नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और करिए, बस फॉर्मूला यूज करना आएगा। सो सन गिव्स लाइट at the rate of 1400 watt per meter square of area perpendicular हाँ जोएब कोई मसला नहीं, to direction of light। लैम्डा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ फोटोन्स arriving at 1 meter square area of Earth
number of photon emitted from sun per second assuming average radius of Earth's orbit is। भाई ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें जनरल फिजिक्स का माना जाता है कि जनरल फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। चलिए इसे करके बताइए मुझे कितना आ रहा है। अमानत का आया कुछ आंसर। अमानत नहीं यार, फर्स्ट पार्ट नहीं आ रहा, ऐसा गड़बड़ है कुछ। जी वजह था आपका सही। अमानत आपने नंबर ऑफ फोटोन्स नहीं निकाले, आपने इंटेंसिटी लिखी। वजाहत का सही भाई, बाकी लोग भी कैलकुलेट करो सब। नीतीश बड़े दिन हो गए तुम्हारा आंसर नहीं देखा मैंने। धावल तुम्हारे साथ भी यही है, बहुत दिनों से आंसर नहीं देखा। कैलकुलेट करो, लिखो यार। I lambda by hc। प्रांजल कुछ गड़बड़ सी लग रही है। पी लैम्डा बाय एच सी यूज करती ना। जोया कुछ आंसर सही लग रहा है। हाँ मानत अब सही है। आयशा कुछ पावर्स में गड़बड़ लग रही है। मानत सेकंड भी गलत है। चलिए भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ सादिया कुछ आंसर सही लग रहा है। देखिए आपको इंटेंसिटी दी है 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर, वेवलेंथ दी है 6000 एंगस्ट्रॉम। हाँ नीतीश सही आ रहा है, गुड सही आ रहा है। नंबर ऑफ फोटोन्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा पी लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी। पावर को लिख सकते हो इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, इट्स लैम्डा बाय एच सी। area is 1, lambda is 6000 into 10 raised to the power minus 10 divided by h, which is 6.6 into 10 raised to the power minus 34. C is 3 into 10 raised to the power 8। ये नंबर ऑफ फोटोन्स है। ये कुछ इतना ही आ जाता है 4.2 into 10 raised to power 20, इतने आ गए। सेकेंड पार्ट में देखो, number of photon emitted from sun per second assuming, so number of photons per second है ना, assuming average radius of the earth orbit is 1.49 into 10 raised power 11।
सो यहां भी हम यही तो यूज करेंगे, P lambda by hc, which is intensity into area into lambda by hc, which is 1400. आपने फोटोन फ्लक्स का फॉर्मूला यूज किया है, तो प्रांजल आपने नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया निकाला है ना? हाँ, तो यहां तो मैच कर जाएगा क्योंकि एरिया 1 है, लेकिन अगर सेकेंड पार्ट में आप यूज करेंगी तो गलत आएगा, बिकॉज फोटोन फ्लक्स इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहां मैं पूछ रहा आपसे पर यूनिट टाइम इतने एरिया के लिए, तो यहां गलती कर देंगे आप। एरिया ये लिखना पड़ेगा, अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। into lambda divided by h, to speed of light। भाई मैं इसका नंबर लिख देता हूं, ये आया था 1.17 into 10 raised to the power 45। तो ये जनरल फिजिक्स के क्वेश्चन है, फोटोन्स की एनर्जी पर, फोटोन्स की इंटेंसिटी पर, नंबर ऑफ फोटोन्स पर, कुछ ऐसा पूछा जा सकता है। फोर पाई क्यों नहीं लिया? तुम सही कह रहे हो अलमास, इट शुड बी 4 पाई आर स्क्वायर। भाई एरिया शुड बी 4 पाई आर स्क्वायर। अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछ रहा ना कि अर्थ पर कितना आ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है सन से कितना बाहर जा रहा है। इतने एरिया से कितना बाहर जा रहा है। चलिए इतना हो गया यार, आज इसे यहीं छोड़ेंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्लास में फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर क्या होता है, वो सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।